हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेट्स ग्रुप पर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये सेकंड वीडियो है और यहाँ पे हम 2017 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, 2017 का। ठीक है, एचटेट का क्वेश्चन पेपर है, ये पीआरटी लेवल है। और एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ जहाँ पे हमने डिस्कस किए थे 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस है। आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे मैं आपको पढ़ाई करवाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एम है वो है क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। पहला ही क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। रीइंफोर्समेंट इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है, पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? तो बताइए, शिक्षण का या अधिगम का या फिर अनुदेशन का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है बच्चों। रीइंफोर्स यानी कि पुनर्बलन, कि जैसे एक रिवॉर्ड, जब हम बच्चे से कोई काम कराना चाहते हैं तो हम उस बच्चे को टॉफ़ी वगैरह दे देते हैं। ठीक है, तो बच्चा जो है, मान लो अगर होमवर्क नहीं कर रहा है तो अगर हमने उसको बोल दिया कि भाई बच्चा एक टॉफ़ी ले लेना, आज अपना होमवर्क निपटा लो टाइम से, तो बच्चा जो है उस टॉफ़ी के चक्कर में, अगर बच्चा छोटा है तो ठीक है, बड़े बच्चे तो टॉफ़ी से भी नहीं मानते, हम सभी को पता है। तो वो टॉफ़ी जो है वो एक रिवॉर्ड का काम करती है, एक पुनर्बलन का काम करती है। ये काफ़ी सारे टाइप की होती है रीइंफोर्समेंट, और ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर लेसन बना रखा है, आप देख लेना। ठीक है, तो बेसिकली आइए क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। रीइंफोर्समेंट इज़ द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो बच्चों, ये जो है बेसिकली लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, और लर्निंग में अधिगम के अंदर ही हम पुनर्बलन देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं बच्चों को। टीचिंग में कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है, आप सभी को पता है। टीचर जस्ट टीच करता है, इंस्ट्रक्शन में भी कोई रीइंफोर्समेंट टाइप नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पढ़ाना, तो इंस्ट्रक्शन तक का तो कोई यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा, और सेकंड टीचिंग का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। सही आंसर आपको पता है। ठीक है, आंसर आपका क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और 17 क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पर है, ये लो आ गया। बताइए, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज़ बीन नरेटेड बाय जीन प्याजे। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? तो सिंपल सी बात है, जीन प्याजे आपने काफ़ी महत्वपूर्ण ये साइकोलॉजिस्ट थे अपने टाइम के, और इन्होंने अपने एक थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, आप सभी को पता है। उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ब इज़ नॉट ऑफ अफेक्टिव डोमेन। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है? तो भावात्मक पक्ष की नहीं है, ये आपको देखना है इसमें। तो बताइए, एक्सेप्ट, ओबे, डिफ्रेंशिएट, इन्फ्लुएंस। अब देखो, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है भावात्मक पक्ष। देखो, एक होता है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष कह सकते हैं आप उसको। एक होता है अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक पक्ष। और एक होता है आपका साइकोमोटर डोमेन, जहाँ पे बेसिकली बच्चे जब एक्टिविटी करके ही बच्चे जो हैं सीखते हैं, बच्चों अपनी सेंस से सीखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करना, मतलब स्वीकार करना। और ओबे का मतलब आज्ञा पालन करना। और इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, और ये जो 3 चीज़ें जो हैं वो एक ही कैटेगरी से निकल रही हैं। ठीक है, मतलब इन तीनों के जो एक ही डोमेन से ये तीनों के तीनों चीज़ें आई हैं, और ये तीनों की तीनों चीज़ें आई हैं अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है, कुछ चीज़ अगर आप एक्सेप्ट करते हो या कोई चीज़ ओबे करते हो या कोई किसी को प्रभावित करते हो अपने काम से, तो वो है अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि डिफरेंशिएट, जिसका मीनिंग भी नेगेटिव है। तो डिफरेंशिएट इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखना। डिफरेंशिएट यानी कि फ़र्क करना,
दूसरों में फ़र्क करना, ठीक है, दूसरों की कैपेबिलिटी में फ़र्क करना, और डिफरेंशिएट का मीनिंग भी फ़र्क करना ही होता है, अलग अलग करना, ठीक है। तो ये है आपका सही आंसर, जो कि अफेक्टिव डोमेन के अंदर नहीं आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर सिनोनिम, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने कहा है कि मेधा और सृजनात्मक एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है। तो पर्यायवाची जिनका एक से ज़्यादा, एक ही शब्द का एक से ज़्यादा मीनिंग हो, तो उसे हम सिनोनिम कहते हैं या फिर पर्यायवाची कहते हैं। तो पहला ही आंसर इसका करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ है और क्रिएटिविटी एक अलग चीज़ है, ठीक है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ। मान लो एक पेंटर है, ठीक है, एक बच्चा क्या है, पेंटिंग करता है, ठीक है। वो पेंटिंग कर रहा है और उस, ठीक है, पेंटिंग कर रहा है। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग आप देख लेना, एडजस्ट कर लेना, मेरी ड्राइंग ऐसी है। वो पेंटिंग कर रहा है बच्चा, और वो पेंटिंग में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है पेंटिंग में। एक दिन आपने उस बच्चे को देखा, ठीक है, तो आप जो है क्या कहोगे कि वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या ये कहोगे कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिएटिव कहना पसंद करेंगे रादर देन इंटेलिजेंट। तो आप सभी को पता है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दो अलग पक्ष होते हैं, और इंटेलिजेंस को ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, जो ट्रेडिशनल जो इसकी डेफिनेशन है वो है पढ़ाई से रिलेटेड। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अव्वल आता है, हमेशा पढ़ाई में हमेशा अपना बेस्ट देता है, नंबर 1 आता है या किसी पोजीशन पे आता है, तो हम यही कहते हैं कि वो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हम ये नहीं कहते कि वो बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दे आर नॉट सिनोनिम, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट द पर्सनैलिटी? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है, पर्यावरण कारक, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो बताइए, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, या ऑल ऑप्शंस आर राइट? तो देखो सीधा सा इसका आंसर निकल के आ रहा है, ऑल ऑप्शंस आर राइट, ठीक है। क्योंकि चारों ही ऑप्शन जो हैं, तीनों ही ऑप्शन जो हैं, वो बेसिकली सारे ही पॉजिटिव हैं। सोशल फैक्टर मतलब जो एनवायरनमेंट के फैक्टर होते हैं, मतलब सामाजिक, समाज में अगर कोई बच्चा रहता है तो बच्चे का समाजीकरण होता है, वो अपने दोस्तों के साथ रहता है तो कम्युनिकेट करता है, तो बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है। तो ये बेसिकली बच्चा वहाँ से भी बहुत कुछ सीखता है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है। कल्चरल फैक्टर मतलब संस्कृति भी काफ़ी मायने में जो है बच्चों को सिखाती है। हर बच्चा जो है अपनी संस्कृति से सीखता है, ठीक है। और हमारे भारत देश के अंदर तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, तो यहाँ तो बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं अगर सीखना चाहे तो। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब आर्थिक कारक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर अपना रोल प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए, ठीक है। अमीरी और गरीबी, जो बच्चा अमीर होगा उसके पास सारे संसाधन होंगे, रिसोर्सेज होंगे, वो उनको यूज़ कर सकता है और अपने मतलब सक्सेस गेट कर सकता है। लेकिन जो बच्चा गरीब है साथ में, उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो एज़ कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो जो बच्चा रिच एनवायरनमेंट में रहता है, सारे संसाधन उसको मिल जाते हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी डेफिनेटली ही अलग होगी गरीब बच्चे के मुकाबले। तो सारे ही फैक्टर यहाँ पे जो है पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, या सोशल फैक्टर है, या फिर कल्चर फैक्टर है, या फिर इकोनॉमिक फैक्टर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आपके सामने है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Gagne in his book The Condition of Learning has described how many types of learning? Gagne जो एक साइकोलॉजिस्ट थे और 1965 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, 1965 की बात है। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे और कुछ उन्होंने बताई थी कि लर्निंग कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है 8 टाइप्स की, 8 प्रकार की उन्होंने अधिगम बताई हैं। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। The subject matter of educational psychology revolves around which of the following key factor? शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु होती है, निम्न में से कौन से मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है, ठीक है। तो बताइए, शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, या फिर बात करते हैं सेकंड ऑप्शन शिक्षक या फिर अधिगम प्रक्रिया,
या फिर अधिगम परिस्थितियाँ, या फिर सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो देखो राइट आंसर है वो है सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये बात कर रहा है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है। तो देखो टीचर की तरफ भी घूमती है, बच्चों की तरफ तो घूमेगी घूमेगी। ठीक है, बच्चों की तरफ और बच्चों के लर्निंग की तरफ, अधिगम की तरफ। ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो क्लासेज हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, तो बेसिकली डेमोक्रेटिक है और बच्चों की आवाज़ को ही जो है तवज्जो दी जाती है। और जहाँ तक बात करें तो टीचर के काम को भी परखा जाता है, टीचर को भी फीडबैक मिलती है, टीचर के जो पढ़ाने की स्टाइल है उसको भी फीडबैक देते हैं थ्रू असेसमेंट। और लर्निंग स्ट्रेटजीज़ की तरफ भी ध्यान दिया जाता है मनोविज्ञान के अंदर। पहले ये चीज़ें नहीं थी, जब साइकोलॉजी नहीं होती थी तो पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो एक ही तरीके से पढ़ाना होता था। तो मेरे ख्याल से मतलब इसका ऑफिशियल आंसर भी जो है वो ऑप्शन नंबर 4 ही है। ऑल ऑप्शंस आर राइट। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का सूत्र नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। ध्यान से देखना, है इनफॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जैसे कि घर पे कोई शिक्षा दे रहा है बच्चों को, ठीक है, बच्चे के जो पेरेंट है वो बच्चों को पढ़ाने बैठे हुए हैं, या फिर बच्चा ट्यूशन में पढ़ता है, या फिर बच्चा आस पड़ोस में पढ़ता है, तो ये सारी की सारी जो है इनफॉर्मल एजुकेशन है। अगर फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो जैसे कॉलेज में जाके बच्चा पढ़ता है, एक फॉर्मल तरीके से बच्चे की जो पढ़ाई होती है उसे कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, स्कूल के अंदर बच्चा जब जाता है तो उसे भी फॉर्मल एजुकेशन का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा, तो ये ऑप्शन भी जो है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं पास पड़ोस द्वारा दी गई शिक्षा, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये भी आपका इट कम्स ऑल्सो इन इनफॉर्मल एजुकेशन। साथियों के समूह में प्राप्त शिक्षा, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी इनफॉर्मल एजुकेशन का ही एक पार्ट है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 की, कक्ष शिक्षण द्वारा। बच्चा जब कक्षा में पढ़ता है, स्कूल के अंदर पढ़ता है, कॉलेज के अंदर पढ़ता है, तो वो होती है फॉर्मल एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, आपके सामने है स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अंदर से जो अभिप्रेरणा आती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इनमें से आपको उदाहरण बताना है कि कौन सा उदाहरण जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का है, अब आंतरिक अभिप्रेरणा का है। तो बताइए, पहला ही ऑप्शन आपके सामने है विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना। किसी बच्चे का उसके विद्यालय की फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो क्या ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके बाद स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। ठीक है, सोल्विंग ए प्रॉब्लम फॉर इट्स ओन शेक, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, अपने लिए प्रॉब्लम को सोल्व करना। देखो जब अपने लिए प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, ठीक है, सिर्फ एक खुशी मिलती है कि हाँ आंसर आ गया। आंसर के चक्कर में जो है पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा एक बच्चा जो है किसी एक प्रॉब्लम के पीछे अगर पागल है तो समझ लो कि जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड स्टूडेंट है। ठीक है, अब किसी ने उसको ये नहीं बोला है कि बेटा चॉकलेट मिल जाएगी तब आप इसका प्रॉब्लम अगर निकाल दोगे तो आपको एक चॉकलेट दे देंगे, ऐसा नहीं है। वो बच्चा जो है अपने ही समस्या के समाधान करने के लिए इस प्रॉब्लम का समाधान करना चाहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। और ध्यान रखना इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर कोई बाहर से रिवॉर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जब बाहर से कोई रिवॉर्ड दे। समझ में आ रही है बात आपको? जैसे जन्मदिन पर पोशाक मिलना, ठीक है, तो जस्ट एक रिवॉर्ड मिला है, या सभी विकल्प सही हैं, तो ये गलत आंसर है आपके। मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल के स्तर पर कौन सा इनमें से जो है वो शिक्षण के लिए उपयुक्त स्ट्रेटजी नहीं है? समस्या समाधान विधि, गतिविधि, उपागम, या फिर व्याख्यान विधि, या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड इज़ द राइट आंसर। देखो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, उनकी मैच्योरिटी इतनी नहीं होती है, उनका कॉग्निटिव लेवल भी इतना नहीं होता है जितना जब बड़ों का होता है। तो बेसिकली उस स्थिति में जब बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है तो लेक्चर मेथड से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ना पढ़ाएं, क्योंकि लेक्चर मेथड में होता क्या है, जस्ट वो ट्रेडिशनल तरीका है कि टीचर आएगा अपना लेसन प्लान के थ्रू बच्चों को पढ़ाएगा और बच्चे जो है सीखेंगे।
वो फिर बच्चे जो है पैसिवली उस इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। अगर आप जब बच्चे छोटे हैं, जिस स्टेज में उनको एक्टिविटी के थ्रू या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के थ्रू उनको सिखाया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में आप उनको सिर्फ बैठा के पढ़ाना चाहते हो तो ये सही नहीं है। ये चीज़ फिर पूरे लाइफ लॉन्ग उनको तंग करेगी, क्योंकि उनके दिमाग में छप जाएगी कि पढ़ाई हमेशा ऐसी ही होती है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं, ख़ास तौर पे प्राइमरी लेवल पे या फिर एलिमेंट्री लेवल पे, बच्चों को जितनी एक्टिविटी सिखाया जाना चाहिए वो कम होता है। साइंस में, मैथ में, एसएसटी में, इंग्लिश में जितना भी हो सके टीचर जो है एक्टिविटी के थ्रू या फिर जितने भी टीचिंग एड्स हैं उनको यूज़ करके बच्चों को पढ़ाए, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा और उनको लगेगा देखो पढ़ाई में कितना आनंद आता है। और जितना आप उनको किताबी भाषा से समझाओगे उतना ही वो पीछे चले जाते रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि आप जो है लेक्चर मेथड यूज़ नहीं करोगे। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्फेसाइज ऑन। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस पे अधिक बल देता है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, या फिर छात्र केंद्रित शिक्षा पे, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका ऑप्शन है सेकंड, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर जो है एजुकेशन साइकोलॉजी ज़्यादा जोर देती है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो टीचिंग एड इज़ यूज्ड इन द क्लास 4। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए, क्रिएटिंग स्पेसिफिक लर्निंग कंडीशन। अगर आप कोई स्पेसिफिक लर्निंग कंडीशन बनाना चाहते हैं, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण करना चाहते हैं, तो आप जो है टीचिंग एड यूज़ करोगे। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल ही नेगेटिव ऑप्शन है, तो इसको तो आप एक्सक्लूड कर दोगे। रिड्यूसिंग बर्डन ऑन द टीचर, कि केवल टीचर के ऊपर से बर्डन हटाया जाए, तो ये अपने आप में सही बात नहीं है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, ठीक है, बीइंग कंपलसरी इन द टीचिंग, तो ये सारे ऑप्शन जो है नेगेटिव हैं, ये यूज़ नहीं होंगे, पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट कम्स अंडर मेंटल डेवलपमेंट। तो इसमें आता है आपका जो आंसर है वो लैंग्वेज, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? अब देखो यहाँ पे है मानसिक विकास, यानी कि आपका मेंटल डेवलपमेंट, और मेंटल डेवलपमेंट में सीधा आता है लैंग्वेज, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट जुड़ा होता है कॉग्निटिव से। ठीक है, और कॉग्निटिव मतलब ब्रेन, और ब्रेन के अंदर ही बच्चा जब लैंग्वेज सीखता है तो वहाँ से जो वर्ड उठाता है वो ब्रेन के अंदर ही स्टोर करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो लैंग्वेज है वो केवल एक मेंटल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। बाकी साइज, अफेक्शन, ऑनेस्टी, ये तो आप देख रहे हो, ये तो दूर दूर तक कहीं मेंटल डेवलपमेंट के बिल्कुल पास भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। द स्टेज व्हेन चाइल्ड ड्राइव्स लेस एंजॉयमेंट फ्रॉम हिज पेरेंट इज रिलेटेड टू हिज। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित महसूस करता है, संबंधित है, किस स्टेज से संबंधित है? ज़रा बताओ, शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से, या फिर सामाजिक विकास से? देखो, पेरेंट के साथ वो कम आनंदित महसूस करता है, तो देखो कहीं ना कहीं बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, सामाजिक विकास उसका सही से नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वो पेरेंट के साथ या अपने बड़ों के साथ बैठने में झिझक महसूस कर रहा है। और आज का 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एथिकल मोरल आर्म ऑफ द पर्सनैलिटी। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सुपर ईगो। तीन चीज़ें होती हैं, इद, ईगो, सुपर ईगो। इद जो है अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, ईद जो है अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, और वो चाहे जैसे भी हो, ईद को इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई चोरी करके उस इच्छा को पूरा करे, वो होता है ईद। ईगो जो है, सुपर ईगो की बात कर लेते हैं सबसे पहले। सुपर ईगो जो है एक सेंट की तरह काम करता है, एक संत की तरह काम करता है, और वो सामाजिक वैल्यू को बनाए रखने में विश्वास रखता है। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसका चोरी करने, उसको एक चीज़ पसंद आ गई, तो ईद कहेगा चोरी कर ले, ठीक है, फटाफट चोरी कर ले। ईद को इससे कोई लेना देना नहीं है कि चोरी कर लेगा, ठीक है, चोरी करना एक गलत चीज़ होती है। लेकिन सुपर ईगो कहेगा नहीं भाई, चोरी करना गलत होता है। तो सुपर ईगो के ये विचार जो कि सामाजिक वैल्यू को आगे रखते हैं,
तो कहीं ना कहीं वो उसकी ये जुड़ा हुआ है नैतिकता से, ठीक है, मोरल से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका जो आंसर है सुपर ईगो है, ठीक है। और जो ईगो होता है वो इन दोनों की लड़ाई को बैलेंस करता है, किन दोनों की, ईद को और सुपर ईगो की विचार को बैलेंस करता है। ईद कहेगा कि ये चीज़ चोरी कर ले, सुपर ईगो कहेगा मत कर, लेकिन बीच में ईगो आ जाएगा। ईगो जो है दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ईद ईद की भी इच्छा पूरी हो जाए और सुपर ईगो की भी इच्छा पूरी हो जाए, तो बीच का रास्ता निकालता है ईगो। अगर इससे रिलेटेड लेक्चर आपको ईद ईगो सुपर ईगो से रिलेटेड, क्यों पर्सनैलिटी के टाइप होते हैं, अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड लेक्चर तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख लेना। ईद ईगो सुपर ईगो के ऊपर बेहतरीन वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 15 क्वेश्चन आज के। जैसे कि मैंने आपको बताया है 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये, पीआरटी लेवल, और एचटेट का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है, याद रखना एचटेट का क्वेश्चन पेपर है। और कल हमने किए थे 1 से लेकर 15 क्वेश्चन, आज हमने किए हैं 16 से लेकर 30 क्वेश्चन। सब कुछ आपके लिए है, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम आऊँगा किसी नए क्वेश्चन पेपर के साथ, जब तक धन्यवाद।